देखो, कल हमने स्नेल के नियम की बात की थी, स्नेल का नियम, और उसको हमने पढ़ा था कि स्नेल का नियम ये था कि साइन आई डिवाइड बाई साइन आर इक्वल टू था नियतांक। ठीक है, इस नियतांक को आज हम लोग बोलेंगे अपवर्तनांक। इसको क्या बोला जाएगा? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को दिखाते हैं यन से बेटा, फिर दिखाते हैं। तो साइन आई डिवाइड बाई साइन आर बराबर किसके हो जाएगा? अपवर्तनांक के बराबर होगा। तो लिख लो इस बात को। इसे कहते हैं पूरे नियतांक तो हो गए। हो गया। लेकिन यहाँ पेपर रद्द हो गए हैं रे, ना दस है। आई बराबर आपतन कोण, आई बराबर आपतन कोण, आर बराबर अपवर्तन कोण, और यन बराबर माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, अब देखिए एक चीज और समझिए, जैसे कहीं पर लिखा हो ए अपवर्तनांक बी, इस तरह से अगर कहीं लिखा हो, क्या लिखा हो? ए अपवर्तनांक बी, तो इसको बोलोगे बी का अपवर्तनांक डिवाइड बाई ए का अपवर्तनांक। अगर इसी सूत्र को आप वेलोसिटी के साथ खोलना चाहते हैं, चाल के साथ, किसके साथ? तो हो जाएगी, ये माध्यम है, ए बी क्या है बेटा? माध्यम। ठीक है, तो बी माध्यम का पूर्णांक डिवाइड बाई, लेकिन अगर आप इसको बेग में खोलना चाहते हैं, किसमें खोलना चाहते हैं, तो हो जाएगा प्रकाश की चाल माध्यम ए में कितने बेटा? डिवाइड बाई प्रकाश की चाल माध्यम बी में। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि ए एन बी बराबर होता है एन बी बाई एन ए, और या फिर यही बराबर होता है वेलोसिटी ऑफ माध्यम ए डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ माध्यम बी। तो अगर स्पीड दी है तो ये वाला सूत्र लगाएंगे, और अगर अपवर्तनांक दिया तो फिर ये वाला लगाएंगे। ठीक है, नोट कर लेंगे इन दोनों सूत्रों को। बिल्कुल नहीं लिख लेंगे, ये तो मैंने प्रूविंग दिया है, इसको भी लिख लें। हो गया। अब देखो सवाल कैसे आते हैं। ठीक है, पहला सवाल लिखिए,
कांच तथा जल के अपवर्तनांक, कांच तथा जल के अपवर्तनांक वायु के संदर्भ में क्रमशः 3/2 और 4/3 है। कांच का अपवर्तनांक जल के संदर्भ में क्या होगा? नोट करो। देखिए अब इस सवाल को आप कैसे करेंगे। बोला कांच तथा जल का अपवर्तनांक दिया है किसके संदर्भ? वायु संदर्भ। बोला कांच का अपवर्तनांक जल के संदर्भ में लिखो। किसके लिखे में? पहली बात देखो, संदर्भ का मतलब बताओ। संदर्भ का मतलब है सापेक्ष। संदर्भ का मतलब क्या है बेटा? जिस सवाल की ट्रिक क्या होती है, ट्रिक समझ लीजिए। जिसके सापेक्ष बोले, इसके क्या बोले? उसका अपवर्तनांक से भाग देना है। उसके अपवर्तनांक से क्या बोलना है? जिसके सापेक्ष बोला जाएगा उसी के अपवर्तनांक से में भाग देना है। तो हमें क्या निकालना है? कांच का अपवर्तनांक निकालना है। क्या निकालना है बेटा? कांच का अपवर्तनांक। जल के सापेक्ष, जल के सूत्र क्या होगा? जल का अपवर्तनांक अभी बताया ना, जिसके सापेक्ष निकालना हो उससे भाग देना है। तो किसके सापेक्ष निकालना है? जल के। तो जल का अपवर्तनांक नीचे रख दिया और कांच का अपवर्तनांक कहां रख दूंगा? कांच का अपवर्तनांक। यहां तक बताओ। तो क्या बेटा इसको लिखे? अपवर्तनांक का सूत्र होता है ये। किसका अपवर्तनांक बेटा? जल मतलब वाटर का एयर ग्लास। ये होगा कि जल का, कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष ही लिखा जाएगा। तो अब बताइए जल का अपवर्तनांक के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? एन जी डिवाइड बाई, यही बताया था कि अगर लिखा हो एन ए बी तो क्या बोलते हैं, यही खुलेगा। अब बताइए कांच का अपवर्तनांक कितना दिया गया? जल का कितना दिया गया? 3 से 3। तो ये 3 से 3 कट जाएगा। 4 कहाँ आएगा? यहाँ पर। क्या बनेगा बेटा? डब्ल्यू एन जी इक्वल टू बनेगा 1/, ये बनेगा। नोट करो। नहीं कटेगा नहीं, सॉरी कटेगा नहीं, कटेगा। वैल्यू जब आप रखेंगे एन की 3/2 डिवाइड बाई 4/3, 3 सब ऊपर जाएगा। ये बन जाएगा बेटा डब्ल्यू एन जी इक्वल टू 9 × 8 आएगा। अभी लिख देना है। आता है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 8 हो 9/8 होगा। कितना होगा बेटा? 9।
उभं काय एकदम रक्त दिला काय करतो हा बीमार अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह का तुम अपने से करोगे देखो बेटा वायु के सापेक्ष जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 एवं 5/3 है। कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा? सेम ऐसे वाले इसको करो ऊपर है हाँ मैथ तुम्हारी कमजोर रही है लेकिन इतनी भी मैथ कमजोर नहीं रही होता है कमजोर है 29 आना चाहिए हाँ 20/9 और मैं करके दिखाऊं 20/9 यार सवाल क्या कांच का जड़ के सापेक्ष कांच का ध्यान सुनो जरा कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या सवाल ये है मैंने क्या बोला है जिसके सापेक्ष पूछा उसका पूर्णांक नीचे रखना है किसके सापेक्ष पूछा है
कांच का जल के इसके, यानी कि जल का पूर्णांक कहाँ रखूंगा, जल का अपवर्तनांक, और दूसरे का पूर्णांक कहाँ रखूंगा, ऊपर। ऊपर किसका आएगा बेटा, सही यहां तक। तो क्या लिखूं इसको, वाटर का के सापेक्ष हमें ग्लास का चाहिए अपवर्तनांक, सही है। तो बताइए कांच का पूर्णांक सवाल में कितना बोला, वायु सापेक्ष जल और कांच, यानी कि ये जल का है और ये किसका है, तो क्या मैं लिखूं, कांच का पूर्णांक बटे जल का पूर्णांक, 3 कहाँ जाएगा यहाँ, इस पर 9 का सताया, ये बताओ मैं भी आई क्यों, सही है। ऊपर जाइए तो क्या बेटा, 5 गुणे 3 बटे 4 गुणे 5 गुणे 3 का ये क्या पूरा कर रही हो ना, चाहे ऊपर करो चाहे तारे करो, अरे ले तो क्या कह रहा है, ये नहीं होगा क्या, अरे ये नहीं सही है कि नहीं, ये सही है तो कितना आ गया, 5/4 आ गया ना, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे, आता है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 5/4 होगा, कैलकुलेशन कंफ्यूज कर देते नहीं होगा क्या, ये सही है, नोट कर लो एकदम जीरो की तरह कौन दिया कहना है कि अच्छा पढ़ लिया, बता दो नीचे नीचे का गुणा हो कि ऊपर नीचे का गुणा हो, जो बता दो ऊपर नीचे का गुणा हो यार, वो ना मार जाओ, आंसर तो सही है, नीचे वाला सब ऊपर देखना, नीचे वाला सब ऊपर, हाँ इधर बुला एक का हो गई है, उसके मतलब और तो बताओ दोबारा यार, इधर आपकी बगल में बैठी नीचे में किसी ऊपर गिरे, हम वही के का अरे अंतरावल भी नहीं और ध्यान दे जो देखो चलें हो गई, हमेशा याद रखना इन सवालों की ये भी ट्रिक है, जिसके सापेक्ष पूछे उसका अपवर्तनांक नीचे, दूसरे वाले का ऊपर। अगर ये फार्मूला बनाना सीख गए तो सवाल गलत नहीं होगा, जिसके भी सापेक्ष या संदर्भ में बात करें उसका अपवर्तनांक नीचे रखना है या उसी के अपवर्तनांक से भाग देना है, ऊपर जिसका पूछ रहा है, सही है यहाँ तक। अब लिखो एक और सवाल, गौरव आ रहे हैं बिल्कुल लगा दे, पहले तुम्हारी डाल रहा है गौरव, नहीं बात गलत नहीं हो सकती, पहले लगभग ऊपर नीचे करा देना, हमें ये थोड़ा बहुत पूरे डिब्बे प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के लिए आपतन कोण वह अपवर्तन कोण में सही संबंध है, बताइए। प्रकाश का अगर अपवर्तन हो रहा है तो आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण के बीच में कौन सा संबंध बनेगा,
ये ना ये ना ठीक है मैं कहीं क्या होगा ये नंबर होगा कल बताया था कि जब माध्यम एक से माध्यम दो में इसमें कोई प्रकाश की किरण जाती है तो वो अपनी वास्तविक मार्ग से या तो थोड़ा अंदर और या फिर थोड़ा बाहर से जाती है आई यहाँ है या तो आर ये होगा और या तो आर बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा यानी कि कभी भी आई बराबर नहीं हो सकता किसके ये अपवर्तन का नियम है किसका नियम है अपवर्तन का नियम यही होता है अगर परावर्तन के लिए किसके लिए होता तो हमेशा एंगल आई किसके बराबर होता बेटा पर ये कंडीशन किसकी है परावर्तन अपवर्तन में क्योंकि जो रिफ्लेक्टिंग एंगल होता है अपवर्तन कोण होता है वो थोड़ा सा घट जाता है थोड़ा सा क्या हो जाता है यानी कि कभी भी आई आर के बराबर नहीं होगा ये अपवर्तन का नियम है परावर्तन का नियम है कि आई किसके बराबर होगा क्योंकि परावर्तन में प्रकाश की किरण एक ही माध्यम में रहती है सदैव और इसमें माध्यम बदल जाता है माध्यम बदल गया तो कोण बदल जाएगा सही यहाँ तक तो कौन सा ऑप्शन होगा अरे वो दवाई के डाल देंगे तो परिवर्तन करना परिवर्तन हो गया बेटा यहाँ तक होगा ऐसा कुछ लिखना है नहीं हुआ रुक जाइए ये दोनों कंडीशन जरूर लिख लेना ये नोट जरूरी है कि अगर अपवर्तन के विषय में तो ये कंडीशन और परावर्तन के विषय में तो मैं गौरव जी के लेवल का जवाब देता हूँ जब मैं पूछती नहीं मैडम जी सर रात दो नहीं आया ये दो नहीं कोई प्रकाश दीप केमिस्ट्री याद बता मैं तो नहीं बात में लगाना सही याद है बेटा कल इस तरह सवाल क्या लाया रहा उसने कहा गौरव को मिलना अच्छा हम गौरव को ये महीना बन गए हेडिंग डालो कुछ नहीं कहोगे परावर्तन की घटना में निम्न में से कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है परावर्तन की घटना में निम्न में से कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है पहला ऑप्शन कह रहा है प्रकाश की चाल दूसरा ऑप्शन आपका कह रहा है बेटा प्रकाश की तीव्रता चंपा जी आपसे कह रही हैं प्रकाश की तरंग दैर्घ्य और डॉली जी आपसे कह रही हैं प्रकाश की आवृत्ति बताइए इनमें से कौन सही है सही हाँ पहले नहीं बोलूंगा ना फिर इससे जाना पहले नहीं बोलूंगा कितना लाख थे
फिर बताइए कौन सा हम टिक कर देंगे। बता होमवर्क दिया है कि दिया कहा है। कौन सा होगा बेटा? मेरा जो नंबर है मैं आपके डॉल की सही हूँ। 3 नंबर। प्रकाश की आवृत्ति का भी नहीं बदल। कोई जब परावर्तन का नियम पढ़ाया गया तो वहां 2 नोट लिखाए गए थे। परावर्तन के नियम जब लिखाए गए तो वहां पे 2 नोट्स लिखे थे। मैंने लिखा है कि ये चीजें आपकी परिवर्तित होंगी और ये चीजें परिवर्तित नहीं होंगी। बोल के देख लो जाके। गलती कर रहा है नहीं। परावर्तन के नियम में पहुंचो। नोट पड़ी होंगी बाद में। ये तो 10 पर 16 लोग याद। सही है। तो प्रकाश की आवृत्ति कभी भी नहीं बदलेगी परावर्तन के बाद। ये मिल गया? लिखें 2 नोट। यस सर। चलता कोई लिखे नहीं जाता। रेगुलर को पढ़ लिख चाहिए पढ़ने को। बता दिया अगला लिखा बेटा। निरपेक्ष अपवर्तनांक दूसरा क्वेश्चन का मान है एक से कम, एक से ज्यादा, एक से छोटा पर 0 से बड़ा, 0 से बड़ा, अनंत से कम। बताइए तो। निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान क्या होता है? बताइए कौन सा कितनी वही है काम वाले ये नंबर बोल भी नहीं मगर कितना पहले तुम बोल शायद शायद चलो परीक्षा नहीं करना नहीं करो डी नहीं, डी होगा। देखिए ध्यान से देखो, निरपेक्ष अपवर्तनांक। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए बेटा कि निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलते जब हम किसी माध्यम की अपवर्तनांक निकालते हैं निर्वात के सापेक्ष। के सापेक्ष यानी वायु के सापेक्ष। के सापेक्ष। तो अगर वायु के सापेक्ष निकाल रहे हो तो प्रकाश की वायु में चाल, वायु में चाल और डिवाइड क्या हो जाएगा? माध्यम की चाल। माध्यम की क्या बेटा? चाल। प्रकाश में माध्यम की चाल, तो माध्यम में प्रकाश की चाल, तो वायु की चाल कितनी होती है? नीचे कुछ भी चाल आए, कभी भी चाल हो 3 × 10 कहते 8 से ज्यादा तो हो नहीं सकती। यानी कि सदैव कौन सा नंबर बड़ा रहे? ऊपर वाला, क्योंकि ये सर्वाधिक वेग है, इससे ज्यादा वेग लाया नहीं जा सकता। तो अगर ऊपर वाला नंबर बड़ा है, जब भी भाग दोगे नीचे हमेशा वैल्यू 1 से क्या आएगी? ज्यादा आएगी। यानी कि अपवर्तनांक का मान सदैव 1 से क्या रहेगा?
निरपेक्ष का सिर्फ इतना मतलब है कि किसी भी चीज का अपवर्तनांक निकाल रहे हैं वायु के सापेक्ष या निर्वात के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष या निर्वात के सापेक्ष। तो वेग के साथ संबंध क्या होता है, जिसके सापेक्ष हो उसका वेग ऊपर और अपवर्तनांक उल्टा होता है, जिसके सापेक्ष हो उसका अपवर्तनांक नीचे, जबकि वेग में उसका उसके उस माध्यम में प्रकाश की चाल ऊपर और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल नीचे। तो किसके सापेक्ष बोला गया है, निरपेक्ष। निरपेक्ष मतलब क्या, वायु। तो प्रकाश की वायु में चाल डिवाइड कर देंगे प्रकाश के माध्यम में चाल, लेकिन वायु की चाल सर्वाधिक और इससे ज्यादा चाल होने तक माध्यम की चाल कम नहीं होगी। माध्यम की चाल कम है यानी कि एक बड़े नंबर को छोटे नंबर से भाग दे रहे हैं, जब बड़े नंबर को छोटे नंबर से भाग देते हैं तो वैल्यू हमेशा एक से क्या आती है, ज्यादा। कौन सा आंसर सही होगा। बट यहाँ पर सवाल केवल इस बात पर पूरा डिपेंड है कि आपको ये बात पता है कि नहीं पता कि निरपेक्ष अपवर्तनांक का मतलब क्या होता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक का सिर्फ इतना सा मतलब है किसी भी प्रकाश की वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, किसी भी माध्यम का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना। ठीक है मिस्टर, 1000 कलू जी नोट करो। 1008 लाभ का लॉक कर दिया था ना, गुड है वो। और ट्यूब पास में इतनी ढेर चीजों को लॉक कर देगा, लॉक और अनलॉक का बात करता है। और तो नया बहुत नॉट अभी ये भी लिखा है काम तमाम और दान खत्म कर जाकर एक वो कट्टा लिया था तो इसमें पूरा दे साल में दे और गाड़ी वाले भाई तो सदियन हमारे यहाँ पर 4 लाख के नाम देगा गरीब का ये रखा हाँ तुमसे मतलब बोलूं कदर से बस बता ही कर लेते हैं फिर इनको बचाओ करिए ना, जैसे फंस जाओ कभी पुलिस वाले तरह घेर जाए चलो कर साथ साथ से बात कर मैं भी गुंडई का मुझे इनका ये सही सवाल कर लो, कितने कॉल करा कर लोगे ना। बस इस पूरे सवाल में जो था मुझे बात पे पूरा सवाल घूम गया कि निरपेक्ष अपवर्तनांक आप जानते हैं कि नहीं जानते, इस पे है पूरा सवाल में डिजाइन कर देते। सही आता। नेक्स्ट हेडिंग डाले बेटा, प्रकाश का उत्क्रमणिका का सिद्धांत। प्रकाश का उत्क्रमणिका का सिद्धांत। प्रकाश का उत्क्रमणिका का सिद्धांत।
ओके, अब देखो आपने क्या किया, यदि कोई प्रकाश की किरण विभिन्न माध्यमों से होकर जा रही है, लेकिन अंत में आप वो प्रकाश की किरण उसी माध्यम में लौट आए जहां तो चलना स्टार्ट की, जहां तो क्या गई थी। तो अगर ऐसा हो रहा तो यही घटना कहलाती है प्रकाश की उत्क्रमणिका, और उसके विषय में पढ़ना कहलाता है उसका सिद्धांत। जब कोई प्रकाश किरण विभिन्न माध्यमों से होते हुए अपने प्रारंभिक माध्यम में पुनः लौट आती, अपने प्रारंभिक माध्यम में पुनः लौट आती है, तो यही घटना कहलाती है प्रकाश की उत्क्रमणिका। ठीक है, जैसे हम बात करें, ध्यान से मान लेते बेटा ये हमारा कोई कांच है, ये कोई क्या है, कोई प्रकाश की किरण यहाँ वायु से आई बेटा, कहां से आई, वायु से। और ये कांच में जा रही है तो थोड़ा सा क्या करेगी, अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी, सही है। और फिर यहाँ से ये तो हमारा परपेंडिकुलर पड़ गया, और यहाँ से फिर वो अपने मार्ग में वापस लौट आएगी, तो वायु से चली थी और वायु में लौट आएगी। ये घटना कहलाएगी प्रकाश का उत्क्रमणिका। वायु से प्रकाश की किरण चली थी और फिर कहां जा गई, विभिन्न माध्यमों से होते हुए अगर कोई प्रकाश की किरण अपने प्रारंभिक माध्यम में पुनः लौट आती है, अपने प्रारंभिक माध्यम में क्या हो जाती है, तो यह घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तनांक। भाई ये वाली तो अभी को ऐसे जाने देगा, लेकिन माध्यम फिर बदल गया तो इधर चली गई। तो अगर मैं आपसे कहूं कि जब प्रकाश की किरण, बेटा वायु से कांच में गई, कांच में गई, ध्यान देखना, यानी कि अपवर्तनांक लिखना है, वायु से कहा जा रही है वो, तो वो क्या होगा, साइन, ये एंगल होगा आई, और ये एंगल क्या हो जाएगा, तो साइन आई बटे कितना हो जाएगा, समीकरण नंबर 1, सही यहाँ तक। तो आपका क्या होता है, साइन आई बटे साइन आई का कोण। अब यहाँ दूसरे में देखिए, जब प्रकाश की किरण कांच से वायु में गई, कांच से कहाँ गई बेटा, ध्यान समझना, कांच से जब वायु में गई, देखो जब ये कांच यहाँ पर था, ये आपका परपेंडिकुलर, ये एंगल था, ये क्या था, ये एंगल क्या होगा आर, और ये एंगल फिर से क्या हो जाएगा आई। तो ध्यान से देखो, इसके लिए लिखेंगे क्लास ऑफ ईयर। अब अपवर्तन कोण कितना है आई, तो साइन को आर डिवाइड बाई परावर्तन कोण कितना हो गया, जब माध्यम सेम तो एंगल सेम ना, तो ये नीचे वाला कोण क्या होता है, परावर्तन कोण, तो यहाँ पर परावर्तन कोण आई हो जाएगा, और यहाँ पे अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा। अब अगर समीकरण 2 इसको मान ले, क्या मान ले, तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 का आपस में गुणा करने का, आपस में क्या करने को बेटा, क्या आप ये लिख सकते हैं कि ए एन बी गुणे जी ए
जी एन ए इक्वल टू साइन आई डिवाइड बाई आर से कट जाएगा आई से, तो आप ये कह सकते हैं इसका मतलब जब कोई प्रकाश किरण विभिन्न माध्यमों से होकर अपने प्रारंभिक माध्यम में जाती है तो सभी माध्यमों का अपवर्तनांक का गुणनफल, सभी माध्यमों के अपवर्तनांक का सदैव कितना होता है, एक होता है। अब नहीं समझ पाए हो? नहीं समझ पाए? जैसे मान लो कोई वस्तु है, वो माध्यम एक, ध्यान समझना, माध्यम एक से माध्यम दो तीन चार होते हुए पहुंच गई एक, तो आप क्या लिखेंगे, ध्यान समझना, एक से दो के सापेक्ष, दो का तीन के सापेक्ष, तीन का चार के सापेक्ष और चार का इन सब का अपवर्तनांक गुणनफल कितना होगा, लेकिन प्रकाश किरण एक ही चलेगी तो कहां पहुंच गए, तो यही है कि अगर कोई प्रकाश की किरण विभिन्न माध्यमों से होते हुए, विभिन्न माध्यमों से होते हुए अपने प्रारंभिक माध्यम में पुनः वापस आ जाती है, तो उन सभी माध्यमों के अपवर्तनांक का गुणनफल, उन सभी माध्यमों के का गुणनफल सदैव कितना होगा, एक होगा।